हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज़। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और जीविका योजना से और रही, और वह कुटनी प्रखंड की हजारों ग्रामीण महिला आत्मनिर्भर बन चुकी है। प्रारंभिक सहायता राशि 10,000 रुपए से उन्होंने छोटे व्यवसाय शुरू किए और रही में 44,000 से अधिक और कुटनी में 90,000 महिलाओं को सहायता मिली। इससे गाँव में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी और परिवारों को रोजगार मिला, जिससे पलायन में कमी नहीं आई। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वासियों को पीने के पानी को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दी। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि इंदौर की घटना एक बड़ी चेतावनी है। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग डांडा ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद ऐसी त्रासदी देखने को मिली जो दिल्ली सहित अन्य बड़े शहरों में भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, चीन ने कराया भारत पाक के बीच सीज फायर। ट्रंप के बाद ड्रैगन को खुश करने में जुटा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाक तनाव कम करने में चीन ने मध्यस्थता दिखाई थी। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने बताया कि चीनी नेतृत्व लगातार दोनों देशों के संपर्क में था। इससे पहले पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता स्वीकार की। हालांकि भारत ने सभी मध्यस्थता दावों को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने समय तनाव रोकने का अनुरोध किया था। वहीं दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की नई कॉस्ट डेटा बुक लागू होने से पिलखुआ डिवीजन के 1 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। अब बिजली कनेक्शन सस्ते, आसान और पारदर्शी हो चुके हैं। 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शन के लिए एस्टीमेट और अतिरिक्त चार्ज समाप्त कर दिए गए हैं। उपभोक्ताओं को सिर्फ एक मुश्त रकम देनी होगी। प्रीपेड मीटर की दरें भी कम कर दी गई हैं और अतिरिक्त वसूली की रकम वापस की जाएगी। वहीं देखिए, दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला। शुक्रवार को दिल्ली का AQI 380 से घटकर 336 हो गया। इस सुधार के चलते उप समिति ने ग्रेड 3 की सभी पाबंदियां तत्काल प्रभाव से हटा ली। हालांकि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के प्रतिबंध जारी हैं। शनिवार सुबह भी कोहरे और प्रदूषण में कमी दिखी, लेकिन लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रमुख सचिव नगर विकास ने सीवर और पेयजल पाइपलाइनों की नियमित जांच, टूट फूट या रिसाव की तत्काल मरम्मत और पानी की टंकियों की सफाई के आदेश दिए। पानी के नमूनों की क्लोरीन, वायरस और बैक्टीरिया के लिए जांच की जाएगी। पुरानी पाइपलाइनों को बदलने और लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। वहीं देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि राज्य में केवल मराठी भाषा अनिवार्य होगी, जबकि अन्य भारतीय भाषाएं वैकल्पिक रहेंगी। उन्होंने कहा कि मराठी सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह महाराष्ट्र की आत्मा है। फडणवीस ने कहा कि सरकार मराठी भाषा के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है और इसे पूरे भारत में लोकप्रिय बनाने के लिए काम करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बलूच नेता मीर यार बलूच ने दावा किया कि चीन अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में अपनी सेना तैनात कर सकता है और यह भारत के लिए खतरा होगा। उन्होंने इस बात को लेकर आगाह किया कि चीन पाकिस्तान के बढ़ते गठबंधन से गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। वहीं देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत पटना के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे पटना उच्च न्यायालय परिसर में 302 करोड़ रुपए की विभिन्न न्यायिक परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें ADR भवन, प्रशासनिक ब्लॉक और बहुमंजिला कार पार्किंग शामिल होगा। गया जिले में गेस्ट हाउस का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अतिरिक्त पुनपुन के पोटीज गाँव में बिहार न्यायिक अकादमी के नए कैंपस का भूमि पूजन भी किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में शामिल करने को लेकर कोलकाता यानी कि KKR के मालिक अभिनेता शाहरुख खान विवादों में गिर चुके हैं और उन पर मुस्तफिजुर रहमान को हटाने का दबाव बढ़ चुका है। आध्यात्मिक गुरु राम भद्राचार्य और नंदन के विरोध के बाद भाजपा और शिवसेना नेताओं ने कहा कि वे रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग में नहीं खेलने देंगे।
चलिए अगली खबर देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व अधिकारियों को मेरिट के आधार पर राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पैमाइश, नामांतरण और आबादी दर्ज करने में देरी न करने को भी कहा। सभी जिलों में रोवर आधारित पैमाइश प्रणाली लागू करने और राजस्व परिषद को कॉल सेंटर जैसी प्रणाली विकसित करने का आदेश दिया। साथ ही भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण और अम्बेडकर मूर्तियों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। वहीं देखिए दोस्तों, रेलवे ने 1 जनवरी से नई समय सारणी लागू की, जिससे शाहजहांपुर स्टेशन पर 58 ट्रेनों के आगमन प्रस्थान समय में बदलाव हुआ। इनमें वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस भी शामिल है। अचानक हुए इस बदलाव से यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई लोग पुराने समय पर पहुंचे और ट्रेन छूट गई। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले नई समय सारणी जाँचने की अपील की। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए एक नई पहल जारी की जा रही है। HPMC 44,000 स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को दिल्ली, गुजरात और मेट्रो स्टेशनों के माध्यम से राष्ट्रीय बाजारों में बेचेगा। शिमला में 2 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल हाट भी बनेगा। इससे 3.5 लाख महिलाओं को लाभ होगा, उनकी आय भी बढ़ेगी और हिमाचल हस्तशिल्प का विस्तार होगा। वहीं देखिए दोस्तों, भारतीय रेल ने यात्रियों को राहत देने के लिए 14 जनवरी से रेल1 ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की डिजिटल बुकिंग पर 3% छूट की घोषणा की। यह सुविधा 14 जुलाई तक लागू रहेगी। इज्जतनगर मंडल द्वारा जारी इस पहल से डिजिटल भुगतान पर छूट मिलेगी, जबकि वॉलेट से भुगतान पर 3% का कैशबैक भी मिलेगा। इससे यात्रियों को लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी और समय की बचत भी होगी। वहीं दोस्तों देखिए, पंजाब सरकार 15 जनवरी को मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल इसका शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत पंजाब के हर परिवार को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के माध्यम से प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसमें कोई आय सीमा नहीं और पंजीकरण आधार वोटर ID से होगा। यह योजना 824 सूचीबद्ध अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बिहार के छपरा में नगर निगम प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत भूमिहीन परिवारों के लिए बहुमंजिला आवास निर्माण में तेजी ला रहा है। झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले पात्र परिवारों को जल्द ही 2 BHK फ्लैट मिलेंगे। 6 एकड़ भूमि पर 1100 आवास बनाने का लक्ष्य है। यह योजना शहरी गरीबों को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी आवास के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं भी प्रदान करेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। वहीं देखिए, महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले भाजपा और महायुति गठबंधन के सहयोगियों ने 68 सीटें निर्विरोध जीत ली हैं। इसमें अकेले भाजपा के 44 उम्मीदवार, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सेना के 22 और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने उन नगर निकायों से रिपोर्ट मांगी जहां सत्तारूढ़ दलों के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचन हुए। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साल 2026 के दूसरे दिन ही राज्य के 5,794 लोगों को बड़ी सौगात दी। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा दयालु योजना के तहत 2 जनवरी 2026 को लाभार्थियों के खाते में 217 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। दयालु योजना के तहत अब तक राज्य के 49,998 लाभार्थियों के खाते में हरियाणा सरकार की ओर से 1881 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। हाल ही में मुकुंद सेना की ओर से तय की गई भूख हड़ताल के बाद अब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने भी खुले तौर पर निशांत के नेतृत्व की वकालत शुरू कर दी है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। बिहार में सरकारी विद्यालयों को हाईटेक बनाने की पहल तेज हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5,277 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब स्थापित होंगे, जबकि 6,113 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास फरवरी तक पूरे हो सकेंगे। माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए इंटीग्रेटेड साइंस लैब भी बनाएंगे। शिक्षा विभाग ने समय कार्य पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे नए सत्र से पढ़ाई शुरू हो सके। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 फरवरी 2026 से नई कारों, जीपों और वैन के लिए फास्टैग की अनिवार्य प्रक्रिया को बंद करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुविधा बढ़ाना और एक्टिवेशन के बाद होने वाली परेशानियों को खत्म करना होगा। अब फास्टैग का एक्टिवेशन वाहन डेटाबेस से वाहन विवरण स्थापित होने के बाद ही होगा, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। मौजूदा फास्टैग के लिए केवल विशेष शिकायतों पर ही आवश्यक होगा।
वहीं दोस्तों देखिए, अखिलेश यादव ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने इसे सरकार की लापरवाही का उदाहरण बताया। अखिलेश यादव ने गंगा यमुना की सफाई के वादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि विकसित भारत के दावों के बावजूद लोग गंदा पानी पीने से मर रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत का भी दावा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के कैलेंडर का लोकार्पण किया, जिसके हर पन्ने पर राज्य के विकास की तस्वीर है। इसमें 7 निश्चय 3 औद्योगिक विकास, शिक्षा, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और मखाना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति को दर्शाया गया। यह कैलेंडर बिहार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को उजागर करता है। वहीं देखिए दोस्तों, पीआरडीए ने एनपीएस में बड़े सुधारों की घोषणा की, जिससे वह अनुसूचित बैंक स्वतंत्र रूप से पेंशन फंड स्थापित कर परिसंपत्तियों का प्रबंधन कर सकेंगे। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, ग्राहकों को बेहतर रिटर्न और वृद्धावस्था में मजबूत आय सुरक्षा प्रदान करना होगा। नए नियमों में पात्रता मानदंड, एनपीएस ट्रस्ट बोर्ड में नई नियुक्तियां और 1 अप्रैल 2026 से निवेश प्रबंधन शुल्क की नई स्लैब आधारित व्यवस्था शामिल होंगी, जिससे गैर सरकारी ग्राहकों के लिए शुल्क कम होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, रांची 2026 में रेल, मेट्रो, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। नई ट्रेनें लखनऊ, जयपुर और अहमदाबाद से कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी। मेट्रो परियोजना शहर को आधुनिक परिवर्तन भी देगी। आईआईटी की स्थापना और नेतरहाट में लड़कियों का प्रवेश शिक्षा को मजबूत करेगा। कांके में रिम्स 2 और सदर अस्पताल में बोन मेरो यूनिट स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार लाई जाएगी। आउटर रिंग रोड और फ्लाईओवर यातायात जाम से मुक्ति दिलाएगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। वहीं दोस्तों देखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन ने बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए निर्देश जारी किए। अब मरीजों के पर्चे पर दवाओं के नाम स्पष्ट पढ़ने योग्य और कैपिटल अक्षरों में लिखने होंगे। साथ ही केवल जेनेरिक दवाएं ही लिखी जाएगी। यह कदम मरीजों की सुविधा और दवा संबंधी भ्रम को खत्म करने के लिए उठाया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की डेटा सेंटर नीति ने डिजिटल इंडिया के विजन में प्रदेश को अग्रणी बनाया। जनवरी 2021 में अधिसूचित नीति ने शुरुआती लक्ष्य समय से पहले हासिल किए। अब संशोधित नीति के तहत 30,000 करोड़ के निवेश से 900 मेगावाट क्षमता और 8 डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। अब तक 21,343 करोड़ के निवेश को स्वीकृति मिल चुकी है और 7 परियोजनाएं जिसमें संचालित है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 1 करोड़ 36 लाख के MU हुए। वहीं देखिए, हरियाणा सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किया। अब 1.80 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाली माताओं को भी 2100 रुपये मासिक मिलेंगे, जिनके बच्चे 10वीं 12वीं में 80% से अधिक अंक लाते हैं या कुपोषण से उबरते हैं। 2100 रुपये में से 1100 रुपये सीधे मिलेंगे, जबकि 1000 रुपये भविष्य के लिए जमा किए जाएंगे। यह लाभ अधिकतम 3 बच्चों के लिए 3 साल तक मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली में फरवरी में होने वाले AI इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए लोक विभाग सड़कों को बेहतर बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इस समिट का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 100 से अधिक ग्लोबल CEO और 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। मुख्य सचिव ने G20 से भी बेहतर तैयारी के निर्देश दिए। खासकर IGI हवाई अड्डा, भारत मंडपम और प्रमुख पर्यटन स्थलों के आसपास की सड़कों पर होगा। वहीं दोस्तों देखिए, पुणे नगर निगम चुनाव में महायुति गठबंधन में उम्मीदवारों के चयन को लेकर कलह सामने आई है। भाजपा नेता मुरलीधर मोहोल ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को टिकट देने का आरोप लगाया। मोहोल ने कहा कि अजित पवार एक और अपराध खत्म करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को जगह दे रही है। वहीं देखिए, बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलूच ने भारत का समर्थन करते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर को पत्र लिखा। उन्होंने पाकिस्तान और चीन के खतरनाक गठजोड़ का खुलासा भी किया, जिसमें चीन द्वारा पाकिस्तान में सेना तैनात करने की संभावना भी है। बलूच नेता ने बलूचिस्तान में 79 सालों से जारी मानवाधिकार उल्लंघन और आतंकवाद का जिक्र करते हुए इसे जड़ से खत्म करने की भी अपील की, ताकि क्षेत्र में शांति और सहप्रभुता स्थापित हो सके। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से बीमार होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुवार को 338 नए मरीज पाए गए, जबकि 32 अभी भी आईसीयू में भर्ती है। अब तक लगभग 250 लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की 21 टीमें घर घर जाकर लोगों को उबला पानी पीने और बाहर का खाना न खाने की सलाह दे रही है।
वहीं दोस्तों देखिए, भुवनेश्वर में नए साल के जश्न के दौरान शराब की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्रिसमस से 31 दिसंबर तक एक सप्ताह में कुल 32.55 करोड़ रुपए की शराब बिकी। इसमें विदेशी शराब, बियर और देसी शराब शामिल थी। आबकारी विभाग के अनुसार लोगों ने नए साल के स्वागत के लिए जमकर शराब खरीदी, जिससे राजधानी में रिकॉर्ड कारोबार दर्ज हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, कानपुर से माघ मेला जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 3 जनवरी से परिवहन निगम 270 बसें चलाएगा। मेजर सलमान अंतर्राज्यीय बस अड्डे से हर 5-10 मिनट पर बसें उपलब्ध होंगी, जो 24 घंटे सेवा देंगी। 9 इलेक्ट्रिक बसें पहले ही प्रयागराज भेजी जा चुकी हैं। यात्रियों को संगम क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए 50 विशेष शटल बसें भी चलेंगी, जिससे बुजुर्गों और बच्चों को सुविधा मिलेगी। इसका कोई अतिरिक्त किराया भी आपको नहीं देना होगा। वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में नए साल के शुरुआती दिनों में भी वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। साल के पहले दिन औसत दिल्ली AQI 380 दर्ज किया गया। प्रदूषण के साथ साथ कड़ाके की ठंड भी जारी रही। शुक्रवार को भी लोगों को प्रदूषण और ठंड दोनों से राहत नहीं मिली। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत अपने पहले आधिकारिक दौरे पर पटना पहुंचे। वे 3 जनवरी को पटना हाई कोर्ट परिसर में ADR भवन, ऑडिटोरियम, मल्टी लेवल पार्किंग सहित कई महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं की आधारशिला रखेंगे। साथ ही ECR न्याय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत गया में न्यायाधीशों के गेस्ट हाउस का भी उद्घाटन करने वाले हैं और बिहार जुडिशियल अकादमी के नए परिसर के लिए भूमि पूजन में भी भाग लेंगे। वे चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वहीं देखिए, भाजपा के प्रवक्ता CR केसवान ने गुरुवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक नाना पटोले के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने लोकसभा के नेता राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की थी। उन्होंने इसे हिंदू भावनाओं का गंभीर अपमान करार दिया। नाना पटोले ने कहा था कि राहुल गांधी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जैसे भगवान राम ने दमन करने के लिए काम किया था। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अयोध्या कैलेंडर का अनावरण किया। उन्होंने इस कैलेंडर को अयोध्या की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कैलेंडर भारत की गौरवशाली परंपरा और सांस्कृतिक चेतना के केंद्र अयोध्या की पहचान को सुदृढ़ करेगा। इसमें राजेश कुमार सिंह के आकर्षक छाया चित्र भी थे, जो अयोध्या की दिव्यता, धार्मिक आस्था और स्थापत्य सौंदर्य को दर्शाते हैं। यह पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। वहीं दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए अधिकारियों को योजना बनाने का निर्देश दिया। नए साल पर हुई बैठक में उन्होंने विकास कार्यों पर भी चर्चा की। CM ने दिल्ली मेट्रो और इंदौर स्वच्छता मॉडल जैसे सफल प्रयासों से प्रेरणा लेने को कहा। उन्होंने जनहितैषी योजनाओं पर भी जोर देते हुए कूड़े के पहाड़, टूटी सड़कें और ड्रेनेज जैसी समस्याओं के त्वरित समाधान का आह्वान किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पटना में DM के निर्देश पर शुक्रवार से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। 31 जनवरी तक चलने वाले इस विशेष अभियान में अस्थायी अतिक्रमण पर 5,000 और स्थायी पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। 9 टीमें इसमें गठित की गई है, जो नगर निगम के 6 अंचलों सहित खगोल, फुलरीवारी शरीफ व दानापुर में कार्रवाई करेंगी। सड़कों, फुटपाथों और अतिक्रमण कर पौधारोपण व सुंदरीकरण किया जाएगा। वहीं देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत में बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 से दौड़ने लगेगी। पहले चरण में यह सूरत से वापी के बीच 100 किलोमीटर चलेगी। वहीं अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर का 55% काम पूरा हो चुका है, जिससे 508 किमी की दूरी 2 घंटे 17 मिनट में तय होगी। यह परियोजना जापान के सहयोग से बनाई जा रही है। इसके साथ ही पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी कोलकाता के बीच 18-19 जनवरी से चलेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO के 68वें स्थापना दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर में उसके विकसित हथियारों की निर्णायक भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि DRDO ने भारत की स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत किया। राजनाथ सिंह ने मिशन सुदर्शन चक्र में भी DRDO की अहम भूमिका पर भी जोर दिया, जिसका लक्ष्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए पूर्ण हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने वैज्ञानिकों के प्रयासों की भी प्रशंसा की। वहीं अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार से मिलने वाले 6,000 रुपए के अलावा राजस्थान सरकार से भी हर साल 3,000 रुपए आप पा सकते हैं। जी हां, किसानों के लिए आर्थिक उत्थान के लिए राजस्थान सरकार भी अपना संभव योगदान दे रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हो चुकी है। इस योजना के तहत जिन किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, उन्हें सरकार की ओर से अलग से मदद भी मिलेगी। इसका मतलब हुआ कि साल में 3 बार PM किसान सम्मान निधि योजना के 2-2 हज़ार रुपए तो मिलेंगे ही,
मिलेगी। साथ में सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1,000 रुपये भी आपको मिलेंगे। मतलब राजस्थान के किसानों को हर साल 9,000 रुपये मिलेंगे। यही नहीं, राजस्थान सरकार से मिलने वाली 3,000 रुपये को बढ़ाकर 6,000 रुपये की तैयारी भी चल रही है।